नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं आपका क्वांट एडुकेटर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि पूछी गई हैं एसबीआई पीओ मेंस के पेपर में। ठीक है, तो अभी मैं तकरीबन आपको वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि एसबीआई पीओ मेंस ने अभी रिसेंटली अपने एग्जाम में पूछे हैं। तो किस तरह के सवाल आए हैं, किस तरह की चीजें आई हैं, कैसे कंसेप्ट को पूछा गया है, तो उनको थोड़ा सा हम पेशेंटली समझेंगे, जानेंगे। और देखिए, एक और चीज बताता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आजकल इस तरह के सवाल बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन हाँ, वो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज पूछते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं करते हैं कि लास्ट ईयर भी सेम पैटर्न दिया, इस बार भी वही की वही चीज मांग ली, लेकिन सब क्वेश्चन डुएबल है, बनने लायक है। इसीलिए आपको कंसेप्ट को इन डिटेल अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए समझना पड़ेगा। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, हम वन बाय वन करके चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले आपको यह सवाल दिया गया था जिसके अंदर दो इक्वेशंस थी। ठीक है, और उन इक्वेशंस में हमें देखा गया ये एक्स स्क्वायर है, ये -7x है और ये +t है। यानी कि हमें एक अपने कांस्टेंट को कोई अननोन या वेरिएबल फॉर्मेट में दिया गया है। सेम दूसरी इक्वेशन में भी हुआ है। तो गाइस, हमने इस तरह के सवाल देखे हैं जहां पे कोएफिशिएंट्स या फिर कांस्टेंट को वेरिएबल फॉर्मेट में रखा जाता है और हमसे रूट की वैल्यू देके उनको कैलकुलेट करवाया जाता है। बट इस सवाल में कैच ये था या दिक्कत ये थी कि इन्होंने रूट की वैल्यू को भी वेरिएबल में रखा था। तो दोस्तों, इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं थी, बड़ा ही क्लियर था। इसने दोनों इक्वेशंस के रूट को कंपेयर किया था, जिसमें कहा था कि दोनों के रूट बराबर है। मतलब एक रूट जो है वो इक्वल है दोनों इक्वेशंस में, और एक जो रूट है उसको रिलेट किया था विद द क्यू एंड क्यू माइनस पी से। समझे मेरे दोस्तों? तो आपको पहले समझाऊंगा कि किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए था, किस तरह से कर सकते थे। देखिए, इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि आपने बहुत डिटेलिंग में चीजें पढ़ रखी हो। अगेन, कभी कभी इस तरह के सवाल, अगर आपके पास बेसिक जो आइडिया है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो करेक्ट है, तो आप बहुत आसानी से चीजों को बना सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत ही मतलब टेक्निकल वे में नहीं चीजें पढ़ रखी, बट आपने कंसेप्चुअली उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। तो आप इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से ले जा सकते थे। तो सबसे पहला तरीका आपको बताता हूं, जो कि जनरल तरीका है, एक बेहतरीन तरीका है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन है उसमें भी, लेकिन किस तरह से करेंगे समझना। देखिए, सबसे पहला इक्वेशन हमारा जो है एक्स स्क्वायर -7x प्लस टी इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है वो भी रख देता हूं, वाई स्क्वायर -4y प्लस टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे अगर हमारा इक्वेशन का टाइप a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पे a और c का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा हो, तो b का जो फैक्टराइजेशन होगा या जो तोड़ेंगे हम b को b1 और b2 में, वो दोनों के साइन सेम होंगे। सिंस यहाँ पे b नेगेटिव है, तो b के दोनों रूट्स मतलब जो फैक्टर होंगे वो नेगेटिव होंगे, और जो रूट्स आएंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। सिंस यहां पे हमारा कोएफिशिएंट 1 है, तो जिस फैक्टर में ये टूटेगा समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये -1 और -6 टूटा, तो इसके रूट्स जो बनेंगे वो 1 और 6 होंगे। तो इसकी खासियत ये होगी कि उनका जो सम है वो 7 यानी इसके बराबर होगा। इज दैट क्लियर? जस्ट ये कंसेप्ट आपको बताने के लिए मैंने चीजें कही हैं। तो यानी इससे एक चीज समझ में आती है, जैसे इसका रूट p और q है, दोनों पॉजिटिव है, तो यानी p प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 7 होना चाहिए, बिकॉज अवर कोएफिशिएंट इज 1। हाँ या ना? तो यानी पहली इक्वेशन बनती है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन देखिए, p q माइनस p, तो p से p कैंसिल होगा, यानी इससे क्लियरली q की वैल्यू आपको मिलेगी 4। और भाई अगर q 4 है तो p हैज टू बी 3 ना। बात खत्म। हाँ जी, तो q आ गया 4, p आ गया 3, तो बस बात ही खत्म हो गई भैया। तो इसके जो रूट्स होंगे वो -3 और -1 होंगे, तो इनका प्रोडक्ट 3 आएगा, तो इससे आपको t का वैल्यू 12 मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ t वुड बी 12, यहाँ रख दीजिए, तो -3 -4, बात खत्म। समझ में आया? इन्होंने सवाल आई थिंक ये पूछा था t -8 की पावर q, कुछ इस तरह से उन्होंने पूछा था। यानी आपको t भी चाहिए, q भी चाहिए, निकल गया, हमने सब निकाल दिया। तो 12 - 8 यानी 4, और q की पावर 4 है ही, यानी इसका आंसर आता था 256। इस तरह की वैल्यूज थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस के ऊपर दो सवाल बनाए गए थे, जो कि दोनों की दोनों डुएबल थे, बनने लायक थे। आई होप ये सवाल आप लोगों ने समझा होगा।
इसका एक और वे बता देता हूं। चलिए, कईयों को ये लगा कि सर हमें तो ये नहीं पता था कि इनके रूट्स का सम यही होगा, हम ये क्रैक नहीं कर पाए, हमें एकदम से दिमाग में नहीं आया। तो आपको मैं एक और तरीका बता देता हूं, स्पेशली नॉन मैथ के जो बच्चे होते हैं उनको समझने के लिए कि आप हिडन ट्रायल से भी इस सवाल को कैसे बना सकते थे। तो थोड़ा सा वो आइडिया मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस टी इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? अब देखिए, हमने ये सीखा है कि हमें इसको ब्रेक करना होता है, ये तो आप सबको पता है। अब ये छोटी वैल्यू है तो इसको पहले ब्रेक करके थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लेते हैं। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? -2 हो सकती है, -1 और -3 हो सकती है, -3 और -1 हो सकती है। सही बात है, यही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। तो अगर देखिए p भी 2 हो जाए और q माइनस p भी 2 हो जाए, पॉसिबल है, लेके चल सकते हैं, सोच के देखते कि क्या ये बात सही है क्या। तो देखिए, इसके हिट एंड ट्रायल करने के 2-3 तरीके हैं, मैं तीनों तरीके बताऊंगा। पहला ये, अगर ये -2 और ये -2 है, समझ रहे हैं मेरी बात को सुनना, तो यानी इट हैज टू बी 4 ना, क्योंकि 2 इंटू 2 4, फिर t माइनस 9 शुड बी 4। तो यानी इस केस में t हैज टू बी 13 ना, यानी दिस हैज टू बी 13। और 13 तो एक प्राइम है, इसका फैक्टराइजेशन 13 इंटू 1 ही हो सकता है, तो ये 14 होना चाहिए था, 7 नहीं, तो यानी ये गलत है। दिस पेयर विल नॉट वर्क। आगे गए 1 एंड 3, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 4 आएगा, 3 आएगा, सॉरी। इस केस में t माइनस 9 शुड बी 3, इट मीन्स t हैज टू बी 12। और अगर t की वैल्यू 12 आएगा, यानी ये 3 और 4 होंगे। हाँ जी, तो ये बात भी क्लियर है। तो इसके रूट्स दोनों में कॉमन कौन है? 3 आ रहे हैं, यानी p का वैल्यू 3 हो जाएगा और q का वैल्यू 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप ऐसे भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते थे, क्योंकि इसने क्लियरली कहा है दोनों का एक रूट कांस्टेंट है, वो p है। तो इसमें 3 और 4 बैठ रहे हैं, तो 3 कांस्टेंट है, बात खत्म होगी। समझ में आई ये बात? तो आप इस तरह से भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते थे, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चला गया, जी नहीं। तो आप इस तरह से बहुत सारी वेज होती है। देखो, अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता है कि यार साइन क्या आएंगे, वैल्यू कैसे तोड़ी जाती है, रूट्स को निकाला कैसे जाता है, कोएफिशिएंट का डिवाइड कब लगाना है, ये सारी चीजें अगर आप क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप इस तरह के सवालों को बना सकते थे। और इस पे 2 सवाल थे दोस्तों, और 2 सवाल SBI PO जैसे एग्जाम में बहुत मैटर कर जाते हैं, ठीक है ना। तो स्कोरिंग है, बनने लायक सवाल था, ऐसा पैनिक करने वाला सवाल बिल्कुल भी नहीं था। आई होप ये बनना चाहिए था, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे, और हाँ, एक और चीज, अगर आपके मन में कुछ और मेथड होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा कि सर हम इस वे से भी जा सकते थे। तो जो नए बच्चे हैं जुड़ेंगे, उनका भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ यार, ये मल्टीपल अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू हम इसको ट्राई कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल था दोस्तों, ये जो सवाल है बेसिकली ये बेस्ड था ऑन द मेंसुरेशन कंसेप्ट, लेकिन इसमें इक्वेशंस को उसने कनेक्ट किया था विद द क्वाड्रेटिक वर्ड्स। तो देखते हैं, तो ये फ्यूजन क्वेश्चन हो गया एक तरह से, जिसमें मेंसुरेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मर्ज किया गया था। तो देखते हैं, सबसे पहले इसने कहा एरिया ऑफ द सर्कल इज 616। तो बड़ी ही आसानी से एरिया ऑफ द सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, आर यानी सॉरी निकालने का है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 616। इज दैट ओके? तो बहुत क्लियर है, 22 से कट होगा 44 2 बार, और 6 है यूनिट पे तो 28। 28 इंटू 7 196 हो जाएगा, यानी आर की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों वो आएगी 14। सो वैल्यू ऑफ आर इज 14। और ये कहते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो ट्वाइस है, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 28। करेक्ट। फिर ये कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 मोर देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी लेना होगा। सो 2 पाई यानी 22/7 इंटू आर, आर से 7 गया, 14 गया 2 बार, तो 2 इंटू 2 22, 44 दूनी 88, 88। तो यानी सर्कमफेरेंस वुड बी 88। इज दैट क्लियर? और देखिए सर्कमफेरेंस 88 है, यानी आपका जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का वो 98 रहा होगा, 10 ज्यादा, और आपका यानी लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो 49 रहा होगा। सो 49 माइनस 28 यानी 21, तो ब्रेथ हैज टू बी 21। इज दिस क्लियर टू ऑल? So breadth of the rectangle would be 21. अब ये क्या कहता है? So ये कहता है B is breadth of rectangle given below are the two equations. तो यानी आपके पास सारे वेरिएबल आ गए, L आ गया, R आ गया और B आ गया। इन्होंने इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करके क्वाड्रेटिक बनाई है। And just you have to get the value of A and Z
क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही है, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z ए जेड। तो अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली ए माइनस जेड का होल स्क्वायर ही है। तो यानी बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड। ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3r इक्वल्स टू 14 है। तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। आसान है, डुएबल है। तो देखिए क्या करना है, इसने कहा हाईएस्ट रूट इज 14 यानी वन ऑफ द रूट 14 है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं रूट की वैल्यू को यहाँ रखूं, ए निकालने का है, एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर करेक्ट है, माइनस 42 इंटू 14 एक्स की वैल्यू 14 रखने का, प्लस 3r, r कितना था 14 था, और 3r यानी ये भी 42 ही आएगा। हाँ जी, अगर आप नोटिस करेंगे सब में 14 कॉमन है, जैसे 42 14 से गया 3 बार, ये तो चला ही गया और एक 14 चला गया, यानी आपकी इक्वेशन क्या बनी मेरे भाई, 14a माइनस 42 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। उसी तरह से माइनस 42 को अगर हम फैक्टर करके देखें तो 14 3 42 ही बोल रहा है ये तो, है ना। अरे सॉरी, इसको फैक्टर नहीं करना, मैं कहाँ फ्लो में चला गया। ठीक है, इसको सॉल्व जनरली करना है। माइनस 42 प्लस 3 यानी माइनस 39 उधर भेज दिया, तो यानी ए का हमारा वैल्यू निकल के आया 39/40। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड? ए की वैल्यू आ गई। जेड पे बात करते हैं, जेड वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस बी प्लस आर। फिर से समझिएगा, तो b प्लस आर लेना है, तो b की वैल्यू हमने देखा क्या था हमारा, ब्रेथ का वैल्यू, आई थिंक हमने ब्रेथ का वैल्यू 21 निकाला था, और r का वैल्यू 14 था, तो रख दिया 35। अब देखिए इसने कहा इसका जो हाईएस्ट रूट है वो 7 है, यानी y स्क्वायर की जगह हम 7 रख सकते थे। हाँ जी, तो यानी अगेन वही बात होगी, ये 7 का स्क्वायर और यहाँ भी 7। तो अगर आप नोटिस करेंगे सब में 7 कांस्टेंट है, 7 उड़ा दें 5, 7 यहाँ से चला ही गया, और यहाँ से भी एक 7 कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बनी, 7z माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यानी z इज इक्वल टू 30/7। तो आपको लेना क्या है, a माइनस जेड। तो a कितना आया आपका 39/14 आया, z की वैल्यू 30/7 है, यानी आई थिंक z माइनस a बन जाएगा, नॉट a माइनस जेड, क्योंकि z की वैल्यू बड़ी आ रही है, 30/7 आ रही है। ठीक है, चलो वैसे ले लेते हैं, आई थिंक ये z माइनस a का स्क्वायर लिखा जाएगा, ले लीजिए। तो 30/7 यानी 60/7 माइनस, सॉरी 60/14 माइनस 39/14 आ जाएगा। करेक्ट है बच्चों, बस निकाल दीजिए। तो अगर आप इसको देखिए दोनों को कैसे निकल के आएगा, तो बस इन दोनों का डिफरेंस 21/14 आएगा, ये कटेगा आई थिंक 3/2, और इन दोनों का होल स्क्वायर यानी कि 9/4। बात खत्म। सो यस, द राइट आंसर फॉर दैट इज 9/4। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मजेदार सवाल है, बनने लायक सवाल था, बढ़िया सवाल था ये भी। ठीक है, तो इसमें हालांकि कोई बहुत टफ चीजें यूज नहीं की गई थी, सिर्फ इसने रूट भी दे रखे थे, आप आराम से वैल्यू रख रख के ए और जेड दोनों कोएफिशिएंट को निकाल सकते थे, और उनके ऊपर बेस्ड एक सवाल था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी एक सवाल आया था SBI PO मेंस में, और बिल्कुल बनने लायक सवाल था दोस्तों। अगेन वही बात होती है, एग्जाम के अंदर मैटर करता है कि आप सही क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इस सवाल को बनाते तो डेफिनेटली इट वाज अ गुड फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल यूज किए गए थे, ना तो कोई रूट दे रहा था, ना काफी सारे कांस्टेंट और कोएफिशिएंट को भी अननोन रखा था। जैसे देखिए एक A B C, यहाँ पे देखिए P Q और C, तो काफी सारे वेरिएबल्स थे जिनको अननोन रखा गया था, और इन सब वाली वेरिएबल के लिए उसने आपको नोट दे दिया था। तो जनरली इस तरह के नोट जो होते हैं वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपका नंबर्स का नॉलेज अच्छा है तो आप ये नोट सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या था देखिएगा, इसने कहा C इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, यानी C जो है वो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होगा। हाँ जी, तो यानी C की पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि इसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, इसने कहा है कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो ऐसे तो 3 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है और 7 है। करेक्ट है बच्चे लोगों, 3 5 7, यहां तक सही। उसके बाद ये कहता है 3C इज ग्रेटर देन B,
तो वो कहता है 3C यानी इनका ट्रिपल, तो इनका 3C अगर हम देखें क्या होगा 9, 15 और 21 होगा, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन बी, तो यानी 3C जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, यानी बी की वैल्यू इनसे कम होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर द पॉसिबल वैल्यू। ओके, फिर गए P एंड B आर द 2 डिजिट प्राइम नंबर लेसर देन 20, तो P और B जो है ये प्राइम नंबर है लेकिन 20 से कम है, 2 डिजिट। कौन कौन होते हैं भैया 11, 13, 17 और 19, करेक्ट है। फिर ये कहता है P इज ग्रेटर देन 11, तो P 11 से बड़ा है, यानी P की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी 13, 17 और 19 होंगी। और ये कह रहा है B इज ग्रेटर देन P, तो B जो है वो P से बड़ा होगा। तो देखिए अगर P की वैल्यू 13 है तो यानी उस केस में B की वैल्यू 17 और 19 दोनों हो सकती है, हाँ जी। और जब P की वैल्यू मैं 17 मानूंगा तो इस केस में B की वैल्यू 19 हो सकती है, लेकिन P 19 नहीं हो सकता, तो अगर P 19 होगा तो B उससे ग्रेटर होगा, यानी 23 होता है फिर अगला, तो 23 तो हो नहीं सकता बिकॉज बोथ आर लेसर देन 20, तो यानी ये 19 वैल्यू तो कैंसिल होगी। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है बेसिकली, क्योंकि अगर मैं P की वैल्यू को 13 लेता हूं तो B 17 होगा, और अगर मैं P की वैल्यू को 13 ही ले रहा हूं तो B 19 भी हो सकता है, और अगर मैं P की वैल्यू को 17 लेता हूं तो उस केस में B 19 होगा। उसके बाद इसने कहा द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस आर सेम, ठीक है, वो कह रहा है दोनों इक्वेशंस का स्मॉलेस्ट रूट सेम होगा, और इसने कहा Q बराबर B+1 है, यानी Q एक और वैल्यू है जो कि B+1 है, यानी ये 18 होगा, इस केस में 20 होगा और इस केस में 20 होगा। ये बात क्लियर रही बच्चों। फिर इसने एक और बात कही है कि नो रूट इज इरेशनल। देखिए रूट इरेशनल कब नहीं होता, मतलब कब होगा, तो वो समझ लीजिए जब भी आपको ऐसी क्वाड्रेटिक दी जाए जो है ना B1 और B2 में फैक्टराइज नहीं हो रही है एज पर द सिचुएशन, जैसे हम लगाते हैं ना B1 इंटू B2 शुड बी इक्वल टू A इंटू C, इस तरह से अगर फैक्टराइज नहीं हो रही होती है तो उस कंडीशन में वो जो बनती है वैल्यू इरेशनल हो जाती है। तो ये कह रहा है नो रूट इज इरेशनल, तो ये हमारा हिंट है कि हमें ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जो फैक्टराइज हो सके B1 और B2 के हिसाब से, ठीक है। तो बस अगर इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं देगा। अब रख के देखते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ये हट नहीं रही है। हाँ सी को भी देखते हैं, 3C। इसने कहा था 3C का वैल्यू B से बड़ा है, तो B की पॉसिबल वैल्यू हमारी 13 थी, तो 13 है तो यानी 9 तो फिर ये नहीं हो सकता, सॉरी B की बात कर रहा है, B की पॉसिबल वैल्यू 17 है, 17 और 19, तो ये दोनों वैल्यू तो सीधे ही कैंसिल हो गए भैया, 9 और 15 तो सीधा कैंसिल हो गया, यानी डेफिनेटली C का वैल्यू 7 रहेगा बस। तो हमारे पास अभी 4 पॉसिबिलिटीज हैं वैल्यूज के हिसाब से, तो हमें इक्वेशंस को रख के चेक करना होगा। सपोज पहली इक्वेशन देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो रख के देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत कहाँ है, हमें a नहीं पता, इवन हमें बी और सी भी पता नहीं है, ए के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, शुरुआत इधर से नहीं करते, दूसरी इक्वेशन से करते हैं, पी वाई स्क्वायर से, पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो रख के देखने का तो हमें ऐसा पेयर देखना, देखिए पी हमें पता है, क्यू हमने हिट एंड ट्रायल में लिया है, सी तो हमें फिक्स कर दिया 7 है, ये तो 7 आएगा ही आएगा। सपोज क्यू की वैल्यू को मैं 18 लेता हूं तो पी 13 लेना होगा, हाँ जी करेक्ट है। तो अगर मैं Q को 18 लेता हूं और ये 13 है तो 13 सतह 91 होता है, ये तो फिक्स है दोनों वैल्यूज, 13 सतह 91 18 में ब्रेक नहीं होगा, तो यानी ये हमें रैशनल रूट्स नहीं देगा। अगला ट्राई किया 13 और 20 के साथ, तो यानी Q की जगह अगर मैं 20 रख दूं तो 20 का फैक्टर बड़ा ही क्लियर है, 13 और 7 में होगा, यस यार ये तो बैठ रहा है कि नहीं। तो यानी इसके रूट्स इस हिसाब से क्या आएंगे लिख के रख सकते हैं। तो y के पॉसिबल रूट्स जो मेरे निकल के आएंगे बच्चों, वो आएगा एक -1 और एक आएगा -7/13, क्लियर है। और इसने हिंट दिया है कि इनके वन ऑफ द रूट जो स्मॉलेस्ट रूट है वो सेम होंगे, तो देखिए इसका स्मॉलेस्ट रूट -1 रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये डेसिमल में माइनस पॉइंट समथिंग कुछ है, -0.5 समथिंग, तो यस बेसिकली ये ग्रेटर होगा, तो यानी इनके स्मॉलेस्ट रूट यानी -1 विल बी इक्वल, तो यानी x का भी वन ऑफ द रूट विल बी -1, करेक्ट हो गया।
अब रख के देख लो इधर ए एक्स स्क्वायर, तो देखिए इससे हमें चीजें मिल चुकी हैं, तो बी की वैल्यू, अब सिंस ये वाला इक्वेशन एकदम राइट है, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। आई थिंक ये भी नहीं बैठेगा, पी की वैल्यू 17 और 20, तो 17 सत्ते 119 होता है, तो 17 और 7 24 होता है, तो ये भी नहीं बैठ पाएगा। तो हमें समझ में आ चुका है कि ये हमारी वैल्यू है, कंटिन्यूटी में लेते हैं। अब इधर वैल्यूज रख के देखिए, तो x की वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू -1 है, तो जहां x है वहां -1 रख के देख लो। a चाहिए हमें, a को रखा है, -1 का स्क्वायर इज +1, वही रख देंगे, प्लस bx, तो b की वैल्यू को हम 19 ले रहे हैं, तो इट वुड बी 19, -1 होगा, तो -1 होने से इट बिकम -19, करेक्ट है। x की वैल्यू तो -1 ही रखी जाएगी, खत्म, प्लस c तो 7 फिक्स हो चुका है, तो यानी a का वैल्यू आपके लिए दोस्तों निकल के आएगा 12। इज दैट ओके माय फ्रेंड? तो a का जो पॉसिबल वैल्यू हमारा आएगा दैट वुड बी 12। तो बढ़िया शानदार सवाल था दोस्तों ये, ठीक है ना, डिफिकल्टी नहीं थी, हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा इन द फाइंडिंग आउट द नोट्स, और उसके बाद ये इरेशनल वर्ड बड़ा खतरनाक था, मतलब अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो दिक्कत क्रिएट हो सकती थी, ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। आया समझ में मेरे बच्चों? हाँ जी। तो ये बेहतरीन सवाल थे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए थे और जबरदस्त लेवल के सवाल थे बच्चों। आई होप सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। तो बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, एसबीआई में पूछी गई डीआई, एसबीआई में पूछे गए डेटा सफिशिएंसी, एसबीआई में पूछे गए अर्थमेटिक भी मैं आने वाले सेशंस में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा इन ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है प्यारे बच्चों। और हाँ, अगर आप लोगों को पूरे में ऑफलाइन बैच के जरिए हमारे साथ जुड़ना है तो ऑलिव बोर्ड का फर्स्ट लर्निंग सेंटर, ऑलिव बोर्ड्स फर्स्ट लर्निंग सेंटर हमने पुणे में स्टार्ट किया है। तो अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन 2023 की बेहतरीन तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अस विद आवर लेटेस्ट बैच, ओके। तो हमारा एक नया बैच है जो कि 7 फरवरी को हमने शुरू किया है सुबह 7 बजे, और एक नया बैच है जो कि आने जा रहा है 4 PM ऑन 14 Feb, 14 फरवरी से, ठीक है। और यहाँ पे हमने नंबर दे रखा है, अगर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है पुणे आके पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी पूना में हैं या पूना के नजदीक किसी सेंटर पे रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस फॉर आवर ऑफलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट बैंकिंग की प्रिपरेशन करवाई जाएगी एज पर द लेटेस्ट प्री एंड मीन्स पैटर्न, ठीक है। केवल प्रीलिम्स नहीं, कंप्लीट पैटर्न होगा, दैट वुड बी प्री प्लस मीन्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जुड़िए आज हमारे साथ, ये बैच है हमारे नए लेटेस्ट, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, प्लस ऑलिव बोर्ड पे मेरा पेड क्लासेस भी चल रहे हैं लाइव, जो कि ऑनलाइन मोड में है, चैंपियन 2.0, ठीक है, चैंपियन 2.0। ये बैच भी ऑनलाइन है, ऑलिव बोर्ड के पेड प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं देन यू कैन यूज माय कोड लोकेश, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हैं मेरा कोड एंड यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द करंट कोर्सेज एंड द टेस्ट पैक ऑफ ऑलिव बोर्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर बेहतरीन कुछ सवालों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।